सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाजरीन, बहरान कोई सा भी हो, कितनी ही तहलका अंगेज़ खबर क्यों ना हो, इन तमाम खबरों के शोर में, गोगे में, इनके साए तले एक काम है, एक वारदात है जो चलती रहती है। और शायद हमने गौर नहीं किया जब ये असम्बली में बात हो रही थी, और ख़ास तौर पे चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि आज हमें रूल और बिज़नेस को जो सस्पेंड करके हमें इन लीक्स पे बात करनी चाहिए। हम कल बड़ी आसानी से PIA का जो बिल है वो पास कर देंगे। पास हो गया 49% जो है। एक काम जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि वो चलता रहता है, वो काम क्या है कि इस इदारे, इस मुल्क के इदारों के मुनाफे, उनकी निजकारी, उनको प्राइवेटाइज करो, इस मुल्क के जो नुकसान है उसको नेशनलाइज करो, अगर लोगों का है उसको भी नेशनलाइज कर लो। ये काम चलता रहता है। साथ ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि अभी जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है, पिछली जून में उसकी जो पैदावार है वो बढ़ा दी गई और तकरीबन 65% तक पहुंच गई, मगर उसकी गैस बंद कर दी गई। अब कहा यह जा रहा है, और एक साबिक चेयरमैन PSM के उनका कहना है कि इसे एक डेड एसेट बना के बेचा जाएगा, तो लिक्विडेट कर रहे हैं। एक तरफ ये कहानी है, और भी बहुत सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैशत की बड़ी बात हो रही है। आज ही मैशत के जो आए हैं फिगर्स, जो कि सरकारी तौर पर आए हैं, उसे पता चला कि हमारी बरामदात में 3 गुना कमी हो रही है बनिस्बत जो दरामदात में कमी हो। दरामदात में भी इसलिए कमी हो रही है क्योंकि हम एक खाम माल जो है उसे इंपोर्ट करके ही करते हैं। तो मैशत का कोई भी एक ऐसा पहलू नहीं है जो खैर का हो, मगर निजी कारोबार खूब फल फूल रहे हैं। जो बाहर ऑफ शोर अकाउंट्स हैं वो माशाल्लाह उसमें हुन बरस रहा है। ये क्या कंट्राडिक्शन है, इस पर बात करेंगे। और आज मेरे गेस्ट हैं मेरे साथ जनाब फैसल रज़ा आबदी साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आबदी साहब। मैं ये इस पर बात करना चाहता हूँ कि आपने, किसी ने नोटिस ही नहीं किया कि एक बड़ी सा इदारा हमने निकाल दिया, पोजीशन का भी हाँ जी हम कल बात नहीं करेंगे, निकाल दें। याद रहे कि ये जो कहा गया है कि हम लोगों को नहीं निकालेंगे, एक भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें निजकारी की गई हो और ना निकाला गया हो और पहले एसेट्स को डेड ना किया गया हो। ये कौन लोग हैं हम हुक्मरानी कर रहे हैं आबदी साहब? जी बहुत शुक्रिया काजी साहब, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बिल्कुल सही जड़ पकड़ी है। और बिल्कुल हमारी नज़र थी, है, हम अरसे दराज से ये कह रहे थे कि मुल्क के 63 और हालिया तकरीबन 40 इदारों को जो है वो निजकारी की अमल की तरफ लाया जा रहा है, जो मुल्क के रेवेन्यू को शदीद नुकसान देगा। क्योंकि पाकिस्तान में टैक्सेशन कोई 100% तो कलेक्ट होती नहीं है। टैक्स का सबसे बड़ा धंधा मौजूद है पाकिस्तान में। अगर 100 रुपये टैक्स देना हो तो यहाँ पर इतने बड़े पुर्जे मौजूद हैं खुद टैक्सेशन डिपार्टमेंट में कि वो 2 या 3 रुपये टैक्स वसूल करते हैं, 10 रुपये जेब में डालते हैं और 85-83 रुपये का खसारा जो है वो मुल्क को दे देते हैं। आपने बिल्कुल सही जड़ पकड़ी। और अफसोस का मुकाम ये है कि मज़दूरों की नुमाइंदा जमात, मज़दूरों के हुकूक़ की तर्जुमान और पार्लियामेंट के इजलास के दौरान ऑफशोर कंपनीज़ के ऊपर बबांग दोहल शोर करने वाले, बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले, टेलीविज़न पे बैठ के वकालत की आगाही देने वाले ऑफशोर कंपनी को ठीक 1 घंटे बाद उसी पार्लियामेंट के अंदर PIA की निजकारी के लिए वोट देते हैं, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MQM। और वो तमाम पार्लियामेंटेरियन, ये क्या, ये इनसे पूछा जाए कि ये PIA किस कंपनी को दी गई है तो ये खुद हैरान रह जाएंगे कि वो भी एक ऑफशोर कंपनी के ही हवाले की गई है। तो ऑफशोर कंपनी गुनाह नहीं था, ऑफशोर कंपनी का धंधा दिखा के पाकिस्तान के इदारों की निजकारी के नाम पे धब्बा। कोई निजकारी नहीं हुई, क्योंकि निजकारी वहां होती है जहां पे कोई कौमी खजाने के अंदर पैसे आए, कोई स्टेट बैंक के अंदर पैसे आए, फ्री में, फ्री फंड के अंदर पूरी PIA को गिफ्ट कर दिया गया धाबी ग्रुप और HTS ग्रुप के एक मुश्तरका जॉइंट वेंचर को, जो जिसकी सरबराही UAE के एक शेख और पाकिस्तान से इसहाक डार एंड सन्स कर रहे थे। और पूरे PIA को पाकिस्तान एयरवेज की एक निजकारी की सूरत के अंदर एक निजी एयरलाइन के तौर पे सामने लाया गया। अब पूरे PIA के रूट्स इस्तेमाल किए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता PIA नाम की एक एयरलाइन को वाइट बॉडी हैंगर, असफहानी हैंगर के अंदर बंद कर दिया जाएगा और PIA इस तरह बेच दी गई। ये एक टेक्निकल अंदाज में बेची गई और PIA के मजदूरों को भी मुबारक हो, जो अपनी जंग खुद ना लड़ सके, वो ये सोचते हैं कि उनकी जंग पाकिस्तान लड़ेगा। उनके तमाम यूनियंस ने, उनकी तमाम एसोसिएशंस ने उनको बेचा है और चंद टकों के एवज बेचा है। आगे वो देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इनका हशर भी मीर जाफ़र मीर सादिक के जैसा होगा, क्योंकि जो इसका नहीं हुआ वो उनका कहाँ से होगा। और पाकिस्तान के अंदर ये गोरख धंधा लाया गया, जिसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इस गुनाह अजीम के अंदर जो सबसे बड़ी शमूलियत है वो पीपल्स पार्टी की है, जिसने धोखा दिया मजदूरों को, कौम को, पाकिस्तान को। सेनेट के अंदर इस बिल को चैलेंज किया, इसको मुस्तरद किया
और फिर कुछ अरसे बाद इसी बिल को ज्वाइंट सेशन के अंदर खामोशी से अपने गले का तौक बनाया। तारीख के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माथे पे कलंक का टीका साबित होगा। नवाज शरीफ तो आया ही पाकिस्तान बेचने के लिए। अच्छा आबिदी साहब, मैं ये तो वो गया हमारे हाथ से एसेट, एक प्रीमियम हमारा एसेट था जिस पे हम चंद दहाइयां पहले फख्र किया करते थे। अब आते हैं इधर PSM पे चंद दिन पहले खबर है कि जनाब इसको 65% इसकी की गई जो पैदावार और इसकी गैस बंद कर दी गई है जून से, और अब ये जाहिर है कि इसको, और फिर इस जो ये खबर आई, ये छपी है, कोई मैंने इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, ये बड़े अखबारों में छपी है, और कहा गया है कि इसे डेड एसेट में तब्दील करके औने पौने पे, तो आप इससे भी हम हाथ धो बैठेंगे और सिर्फ शोर होगा, ये शोर भी दब जाएगा कुछ दिनों बाद जो पनामा गेट पे हो रहा है। तो आबिदी साहब आप तैयार रहें ज़हनी तौर पे PSM के हवाले से। जी काजी साहब, आपकी खबर बिल्कुल दुरुस्त है, और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर टापी के बिजनेस में या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो 46 अरब डॉलर आने हैं उसमें एक बड़ी तादाद के अंदर स्टील और लोहे का इस्तेमाल होना है, जिसकी पैदावारी लागत को कम से कम इत्तफाक फाउंड्री या इत्तफाक या नवाज शरीफ साहब की फैक्ट्रियाँ तो कवर नहीं कर सकती। लाजिम जुज़ है उसके अंदर स्टील मिल की पैदावारी अमल को बढ़ाने के लिए इनको उस इदारे को आगे लाना होगा। अगर खाली ये इदारा ये पैदावारी अमल में चला जाए तो ये तो कई बिलियन डॉलर इजाफे में चला जाएगा। किसी को माजूर करके, किसी को मरीज़ बना के ही तो उसका सौदा किया जाता है। तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और इसके अंदर भी तमाम सियासी जमातों की मावनत शामिल है, क्योंकि इसके ख़रीदार भी गल्फ़ स्टेट के शयाकीन हैं जिनको आगे रख कर और फिर इस इदारे को ख़रीदा जाएगा। आपने भी एक मिसाल दी आपको याद होगा PTCL के 25% शेयर के ऊपर पूरी PTCL जो है वो 800 बिलियन डॉलर लिए भी नहीं, और आज तक वहाँ पर एक जो है अरब नेशनल जो है वो उस PTCL को चला रहा है। यहाँ तक कि आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ जब उसको बुलाती थी तो आगे से शटअप कॉल दिया करता था, और पूरे इस गोरख धंधे के अंदर वलीद इरशाद नामी शख्स जो है, जो कि पूरा ये ग्रे ट्रैफिकिंग के अंदर पाकिस्तानियों का खून निचोड़ के बिलियंस ऑफ डॉलर जो है यहाँ से ले जा चुके हैं, जिसके अंदर खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद वज़रा भी शामिल है। तो इसी तरह PIA का हाल हुआ, यही हाल स्टील मिल्स का भी होना है। इसके बाद भी एक नंबर है काजी साहब, उसका नाम है KPT जो आपको सबसे ज़्यादा बजट देता है। उसके बाद है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, उसके बाद है OGDCL, तो ये यूटिलिटी स्टोर्स, तो ये 39 इदारे मैंने आपको बताए हुए हैं। ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से इसका आगाज़ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो ओरिएंट एयरलाइन से एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत PIAC बना था। इसमें जो भी चेंज होनी थी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए ही होनी थी, लेकिन क्या करें, जब घर के मकीन गद्दार बन जाएं, जब मीर जाफर मीर सादिक पैदा हो जाए पार्लियामेंट में बैठी हुई, सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपोजिशन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे एक शार्प ब्रेक लेनी है, और जब मैं वापस आऊँगा ये गुफ्तगू भी जारी रखेंगे, और हम ये भी देखेंगे नाजरीन कि अब और क्या है, और फिर ख़ास तौर पर आएंगे ये जो लीक्स हैं, क्या इनका कोई फॉल आउट होगा, यानी हमारे साथ ही आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी लंदन में मीडिया से, लेकिन मामला ये है कि जो वो कह रहे हैं वो तो इस तरह लगता है कि जैसे अच्छे दिन अभी गली का मोड़ मुड़ने वाले हैं। मगर आज पाकिस्तान के दायरा शुमारियात की तरफ से एक जो स्टैटिस्टिक आदाद शुमार आए हैं वो बताते हैं कि ना सिर्फ ये कि हमारी दरामदात गिर रही हैं, बरामदात भी गिर रही हैं। फ़र्क ये है कि बरामदात के गिरने की रफ्तार 3 गुना ज़्यादा है, और उसमें IMF का ये कहना है कि जी ये एक तो यहाँ कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और जो बिज़नेस के लिए हालात हैं वो बड़े मखदूश हैं, फिर ख़ास तौर पर बिजली और तवानाई का मामला बड़ा ख़राब है। ये हैं वो आज ही जो, और मैं बता दूँ 16.9 अरब का डेफिसिट है हुआ है इस पीरियड में, जुलाई से अब तक। और इसके अलावा जो एक और बुरी खबर है हमारे लिए वो ये कि जो हमारी रिमिटेंसेस थी, जो बैरून मुल्क मेहनत कश हमें पैसे भेजते थे, उनमें बड़ा नामिनल सा इजाफा हुआ है, जिसके बायस अब हमारे ऊपर और प्रेशर आएगा। जनाब आबिदी साहब, ये तो वो थी खबर जो आज छप भी गई। गुफ्तगू जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की आपने सुन भी ली। क्या हम लोग इस मुल्क के अवाम और हुक्मरान 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में रहते हैं? फैसल रजा आबिदी साहब। जी बिल्कुल, हम 2 दुनियाओं में रहते हैं, और मैं आपकी उस बात से मुतफिक हूँ कि इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये अभी गैस की को देने की गुफ्तगू कर रहे थे इंडस्ट्री को, और सबसे बड़ी निशानी ये है कि स्टील मिल को गैस की सप्लाई रोक ली गई और उसका पैदावारी अमल को तकरीबन तबाह बर्बाद कर दिया गया। आप इस इनकी आज जो पूछने वाला सवाल है ना, इनकी इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो इन्होंने UK में की, वो तो ये है कि आप तो गए थे इलाज कराने के लिए, आपने वहाँ प्रेस से गुफ्तगू करनी थी, आप वहाँ सियासत करने गए थे, ये गए थे जिस काम के लिए
इनका कॉन्फिडेंट बताता है कि इनका वो काम हो गया, जिसकी पहली नवीद ये थी कि पीपल्स पार्टी ने अपने ईमान का और शौदा के खून का सौदा करते हुए पीआईए की निजकारी के अंदर पीएमएलएन का मुकम्मल साथ दिया, उसको आशीर्वाद दिया, सेनेट के मुस्तरद शुदा बिल को जॉइंट सेशन के अंदर पास किया। ये इसकी शुरुआत थी और इस पे जो उनको ठप्पा लगाने गए थे वो इस बाहमी मुशावरत का वो लग गया। अब ये यकीन से कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी जो है उसने फैसला कर लिया मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े होने का। हालांकि पीपल्स पार्टी को इस वक्त फौज की बैकबोन आब्दी साहब, आप समझते हैं कि अब इसमें तना रह गई है जमात इस्लामी और जो पीटीआई है, ये जो महाज बना है इन लीक्स पर? नहीं, इसमें अवाम तना रह गई है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का तो एक अलग ही महाज है ना, वो तो एक प्रो तालिबान माइंडसेट है। वो तो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो तो दहशतगर्दों के ऑफिस खोलने की बात करते हैं। तो अवाम पाकिस्तान तो उनके साथ नहीं है, वो दो सियासी जमातें एक तरफ हैं। लेकिन बाकी ये कन्फर्म हो गया मियां नवाज शरीफ की गुफ्तगू से, और ये भी साबित हो गया कि ये कितना इलाज कराने गए थे। कोई सहाफ़ी अगर इनसे पूछ लेता कि आप तो यहाँ इलाज कराने आए थे, आप किस अस्पताल में गए, कहाँ आपकी एंजियोग्राफी हुई, या आपने कोई ब्लड प्रेशर चेक कराया या शुगर लेवल चेक कराया, मतलब मजाक है कौम के साथ। वाकई हम दो दुनिया में रहते हैं। हम लोग शायद मरीख से आए हुए लोग हैं, ये हमें समझते हैं कि हम वाकई मरीख से आए हुए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सियासत की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इन तमाम सियासतदानों को चाहिए था कि इस वक्त फौज को मजबूत करते हुए इन दहशतगर्दों का कला कमा करते, जहां सुबह शाम आप इंगेज हैं। आपके मुल्क के अंदर शुमाली वजीरिस्तान में बाकायदा एक जंग छिड़ी हुई है, कोई उस तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है। गिलगित बिल्तिस्तान टोटल मफलूज हो चुका है, कहत साली का सामना है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अपनी सियासतें नहीं, अपने रोजगार बचा रहे। और अब यह साबित हो गया कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक ही पटरी पे सफ़र करेंगे। अब इसमें कोई दो राय नहीं रही है। और आवाम जो है वो सफ़र करेंगे एक पटरी की तरफ। वो अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, वो चाहते थे कि हालात सही हों, हालात इस मुताबिक हो। इंसाफ के इदारे मुकम्मल खामोश हैं। और ये भी साबित हो गया कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को जो ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना, मैंने साथ दिया, तो पीपल्स पार्टी, अब मैं तो लड़ता रहा हूं ना उस दौर के अंदर। मेमो स्कैंडल के अंदर ये नवाज शरीफ साहब खुद लीड कर रहे थे पीपल्स पार्टी के खिलाफ। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की पूरी कंपेन जो है वो मियां नवाज शरीफ ने खुद लीड की, और इफ्तिखार चौधरी के जरिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को मफलूज रखा। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को नायल करार दिलवाया, यहां तक के राजा परवेज अशरफ भी इनकी सियासत का सामना करते रहे। मतलब सफेद झूठ है। ये और बात है कि पीपल्स पार्टी ने खुद इनके कदमों के ऊपर सजदा कर दिया। और पीपल्स पार्टी की तो ये हालत है कि जो कंधा मिलता है वो उसको पकड़ के उसके जरिए सियासत करना चाहती है, क्योंकि अवाम में उसका रख रखाव खत्म हो चुका है। उसकी ये मुनाफिकाना पॉलिसी जो है, जो ज्वाइंट सेशन के अंदर देखने में आई पीआईए की निजकारी में। आबिद साहब, सवाल ये है, ये एक बड़ी ग्लूमी पिक्चर है और मेरे ख्याल में बड़ी रियलिस्टिक भी है जो आप कह रहे हैं। इस वक्त बेआसरा अवाम है, लीडरशिप कहीं और है, अवाम कहीं और है। एक करप्शन का जो तुमार है आप देख रहे हैं, 34 कंपनियां एक बंदे की बाहर खुली हुई हैं, 470 लोगों के और नाम आ रहे हैं। ये लोग किधर जाएंगे? कोई नई पार्टी बनेगी? क्या लोग खुद निकल आए? कैसे अपनी तकदीर बदल सकते हैं, या यही तकदीर है इनकी लोगों की? आबिदी साहब देखें, मैं अपना काजी साहब बहुत मुतदिल अल्फाज में आपको आगाह करता चलूँ कि ये काम तो है इंसाफ के इदारों का। यहाँ पर इंसाफ ही ना हो मुल्क के अंदर, वहाँ पे यही सूरत हाल आती हैं। अब आप ये चीज़ साबित हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि नवाज शरीफ साहब, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी पे तो मेरा ही केस है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो ये तो मैं खुद इंसाफ नहीं ले सका पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से। और मौलवी अजीज़ के ऊपर पाकिस्तान ये इंसाफ से मुबर्रा लोग हैं, मतलब इनके ऊपर इंसाफ लागू ही नहीं होता, कोई कानून इनको कटहरे में नहीं ला सकता। आपके मुल्क के इदारे ने जिस शख्स को खुद नायल करार दिया हो 21 साल के लिए, उस पर कोई माफ़ी भी नहीं लगती। वो 21 साल के लिए एक नायल शख्स आपका वज़ीर आला भी है, वज़ीर आज़म भी है, इसहाक डार इसके अंदर वादा माफ गवाह भी है, जिसके स्टेटमेंट को पूरी दुनिया गा रही है। ये पैनामा लीग के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हुसैन नवाज जो है वो तो 1.5 महीना पहले इंटरव्यू करके ये पैनामा लीग्स को खुद मान चुके थे, तो कोई शोर नहीं हुआ। अंग्रेजों की जानिब से एक लिखा हुआ कागज आया, पाकिस्तान के अंदर शोर शुरू हो गया। पाकिस्तानी ये तक नहीं जानना चाहते कि, और ये कोई टेलीविजन इस पर बात नहीं कर रहा कि ऑलरेडी एक अदालत का फैसला मौजूद है इसके ऊपर, और इसी फैसले के ऊपर ये दस्तक दे रही है पैनामा लीग्स। तो जिस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ ही ना हो,
वहां पे तो मेरे भाई फिर ऐसी सूरत हाल होगी, वहां आवाम क्या कर लेगी या मैं क्या कर लूंगा? मैं सिर्फ बोल सकता हूं, आवाज उठा सकता हूं, माइंडसेट बना सकता हूं। मैं तो अपना काम कर रहा हूं अरसा दराज से। जो चीजें आज आ रही हैं तो 2010 में मैंने लाके सबके सामने रखी थी कि ये हकीकत है इन लोगों की, इन्होंने बैंकों को लूटा है। आप कह रहे हैं ऑफशोर कंपनीज के लिए बाहर जा रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मुनाफिक लोग हैं। ये पार्लियामेंट में वक्फे से कबल जो है ऑफशोर कंपनियों के ऊपर तकरीरें कर रहे थे, टेलीविजन पे ये आके भाषण दे रहे थे, और फिर उन्हीं ऑफशोर कंपनियों को ये वोट कर रहे थे। आपकी के इलेक्ट्रिक अलाब्राज कैपिटल जो है वो एचजीएस ग्रुप इसाक डार का, वो उसको टेक ओवर कर चुका है। अब ये खून पसीना हमारा चूस रहे, ये कुंडों के बिल सारे अब इसाक डार और नवाज शरीफ की जेब में जा रहे हैं। ये रोज के अरबों रुपए कमा रहे हैं, तो अरबों रुपए यहां से शाही तैयारों के जरिए हुंडी होके बाहर जा रहे हैं। पहले जाते थे मनी चेंजर के जरिए, अब ये जो शाही तैयारे उतर रहे हैं यहां रोज, अगर इनकी किसी दिन चेकिंग कर ले फौज इन तैयारों को रोक के, तो आपको पता चलेगा अरबों रुपए जो इन तैयारों के जरिए जा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान में रोज की लूट कमाल रोज के हिसाब से बाहर जा रहा है, तो कोई इन्वेस्टर कैसे आएगा? इन्वेस्टर पाकिस्तान में इंसाफ की तलाश के अंदर अगर कई इदारों में खड़ा हो गया तो वो इन्वेस्टर तो तबाह बर्बाद हो जाएगा। यहां इन्वेस्टमेंट कर सकता है सिर्फ अरब शेख। अब आप ये मान जाएं कि ये पाकिस्तान को इन्होंने अल पाकिस्तान बना दिया, इसमें दुबई की तरफ से पीपल्स पार्टी को पूरा हाथ है और सऊदी अरब की तरफ से नवाज शरीफ को हाथ है। अगर के इलेक्ट्रिक या पीआईए किसी ईरान की कंपनी को दी गई होती तो अब तक तो तेहरान पे एटम बम मारने का ये मुतालबा कर चुकी होती पार्लियामेंट। पाकिस्तान के अंदर अरब परस्ती चल रही है, पाकिस्तान को अरब परस्ती पे चलाया जाए, यही है पाकिस्तान अब तो। अच्छा, ये बताएं, ये जो के इलेक्ट्रिक की आप बात कर रहे हैं, तो आप इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील हो चुके हैं। आपको पता होगा आबिदी साहब कुछ अर्सा पहले एक अजीब व गरीब बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया, वो मैं भी सुन रहा था। वो कह रहे हैं जी वो हमारे पैसे खा गए हैं। एक मुजफ्फरगढ़ का कोई आईपीपी है जो प्राइवेट है प्रोड्यूसर, वो जी हमारे, तो ये हमसे शिकायतें लगाते हैं। ये खुद क्या है आबिदी साहब? आप यकीन करें, मैं एक साल से बता रहा हूं, ये 4000 लोग शहीद हुए थे यहाँ इसके इलेक्ट्रिक की वजह से, जिसको नेपरा की रिपोर्ट के अंदर साबित कर दिया गया। आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि उस पर पता है इन्होंने कितना जुर्माना किया, बजाय इसके कि ये इन्वेस्टिगेशन करते। 1 करोड़ रुपए जुर्माना किया, यानी 2500 रुपए एक आदमी की औकात थी जो यहाँ पे मरा पाकिस्तान के अंदर। 800 अरब रुपए का कॉपर, यानी $8 बिलियन का कॉपर पूरे कराची से चुराया गया। उसके अंदर ये कायम अली शाह, इसके वुजरा बराबर के शरीक थे, उसके अंदर नवाज शरीफ और ये सब बराबर के शरीक थे। लेकिन क्यों नहीं बोलते ये मैं आपको आज बता देता हूं। अल-जोमिया असल जो इसकी मालिक है, ये ऑफशोर कंपनियां तलाश कर रहे हैं। इनको मैं बताऊं कि उसकी रजिस्ट्रेशन ही कैमन आइलैंड के अंदर जाली है। एक जाली कंपनी को आपने पूरा के इलेक्ट्रिक का निजाम दे दिया, उसने आपका पूरा निजाम तबाह कर दिया, जिसके पीछे पूरी रॉ और जिसमें 25 डायरेक्टर जो है वो इंडियन बेस हैं। अब ये कॉपर बिक के किधर गया पैसा? जाहिर बात है हुंडी हवालों से गया। कुछ कॉपर जो है यहाँ बिजली पंखे और ये वॉशिंग मशीन बनाने वाली फैक्ट्रियों को, स्टेबलाइजर बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेच दिया गया। बाकी कॉपर भी यहां से स्मगल हुआ और बेचने के बाद यहां से पैसा भी ट्रांसफर हो गया। कुंडों के बिल जो पहले पीपल्स पार्टी की जेब में जाया करते थे, अब इसाक डार की जेब में जा रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। आप आए यहाँ कराची में, मैं आपको यहाँ अफगान खेमा बस्ती लेके चलता हूं, वहां पे 300 रुपए बिल देगा एक अफगानी, और मेरे जैसा जो पाकिस्तान का शहरी अपने घर का 35,000 रुपए बिल देगा। इन्होंने हमारी जान निकाल के रख दी है, और अभी फिर एक झटका आ रहा है यहां पर गर्मी का, तो आप देखेंगे कि यहां फिर हजारों तो। अच्छा आबिदी साहब, एक और मैं आपकी एक और खुदा ना करे कि वो जिसके लिए इजाफी कब्रें खोदी जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी तैयारी कर रखी है। हम आपको याद होगा कि हमारे पास तो लाशें रखने की जगह नहीं थी। मैं एक और बड़ा मजाक इस कौम के साथ आपके सामने रखता हूं। चंद दिन पहले एक सेमिनार हुआ जिसमें बड़ी हातम ताई की कब्र को डिमॉलिश करके इन्होंने फरमाया नहीं जी, यहाँ पे जो है वो मिनिमम जो पावर्टी लाइन है वो 2350 की नहीं है, 3030 रुपए पर बालग पर महीना, ये 101 रुपया बनता है। ये क्या एक माशी बेहूदगी। ऊपर माफी चाहता हूं, एक हम देखते हैं कि पैसे का कोई अंत ही नहीं है, कहीं कोई 70 बिलियन ले रहा है, कर्ज ले रहा है, कोई फ्लैटों के एवज ले रहा है, और एक आदमी 101 रुपए में, यानी गोया 102 रुपए जो कमाएगा वो गरीब नहीं। आबिदी साहब, इस मुल्क में ये हमें पागल समझते हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं, असल में ये कसूर हमारा है कि हम खामोशी इख्तियार करते हैं। हम इनसे 500 रुपये ले लेते हैं, इनको वोट दे देते हैं। हम इनसे 1000 रुपये पकड़ते हैं, गंदम की बोरी पकड़ते हैं, इनको वोट दे देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें ये चोर चाहिए ना। हमारा अपना गुजारा यहाँ पे हलाल की आमदनी में मुमकिन ही नहीं रहा, जिस तरह इन्होंने हमें जकड़ दिया है। गुजारिश आपसे इतनी है कि एक मुआशी मुमलिकत के पहिए होते हैं इदारे, जब आप उन पहियों को पंचर कर देंगे और बैरूनी कुव्वतों के हवाले कर देंगे। मैं भी तो जानना चाहता हूँ, आपको पता है कि
पाकिस्तान के अंदर ये जो पीटीसीएल इदारा है कितना सेंसिटिव है, जब इसको दिया गया तो $800 मिलियन आप आज तक नहीं ले सके, इसलिए कि इस पे अदालत ने एक स्टे दिया हुआ है, उस स्टे के ऊपर चल रहे हैं आप। के इलेक्ट्रिक ने जितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी थी वो आज तक उसने नहीं की, इस अल अबराज कैपिटल ने, जो कि अलजोमिया का दस्तखती नुमाइंदा है और वो पूरा इंतजाम संभाल रहा है। तो पहले पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए थे, वो रवाना हो गए, अब नवाज शरीफ के लोग आ गए, वो लूटना शुरू कर देंगे। तो मैं और आप, सबसे बड़ी बात यह कि इंसाफ के लिए जाएंगे कहां? अगर हम इंसाफ के इदारों पे जाएंगे तो हमें करोड़ों रुपए खर्च करके ये टीवी पे ये वकील बैठे हुए इनको खरीदना पड़ेगा, जो अदालतों में हमें पूरी जिंदगी एक सवाल और गुर्दे फेफड़े बिक जाएंगे। प्लीज आप जारी रखिएगा, मगर एक बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे करना चाहता हूं। अभी पीएम साहब फरमा रहे थे कि 2 सालों में इंशाल्लाह यहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है, आएगी, जाती इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है, वो कह रहे हैं कि हम यहां लेके आ रहे। आप इसका मैं आपसे जवाब लूंगा ये क्या कहानी और खेल है, मगर एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, चंद लम्हे आपसे। वेलकम बैक जनाब आबदी साहब। हजूर 2 फिगर्स में जो सरकारी कोट करता हूं, एक तो सिंध के जो नैब के चीफ हैं उनका कहना है $133 मिलियन डेली चोरी होते हैं, $25 मिलियन हमारे स्टेट बैंक की खबर है आज से कुछ अर्सा पहले की कि जी ये एयरपोर्टों से बाहर जाते हैं। मैंने जब 133 मिलियन को अपने इंतहाई ख़राब हिसाब को दुरुस्त करके लगाया, हिसाब तो लगा $48 अरब की ये चोरी है। ये सारी काली इन्वेस्टमेंट तो यहाँ से बाहर जा रही है। आबदी साहब तो जो बाहर से अंदर आनी है, जो पीएम साहब बता रहे थे, जरा उसकी तो शनाख्त फरमा दें, वो कब और कहां से आएगी जनाब आबदी साहब? जनाब ये जो गवादर मेगा ऑयल सिटी था, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था काजी साहब, जिसको इन तमाम सियासतदानों ने मिलकर ख़त्म किया है, जिसको वाहिद सहारा सिर्फ फ़ौज का है। अगर पूरी दुनिया में जो इसके मेन इस प्रोजेक्ट के पार्टनर थे ईरान या चाइना, उनकी नज़र आपकी फ़ौज पे थी। तो ये इतनी बड़ी अरब से जो माइग्रेशन होनी थी इस साल मुतवक्को, उन तमाम पाकिस्तानियों ने $800 अरब लेके पाकिस्तान आना था। $800 अरब, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट एंड फिगर दे रहा हूं। मैं उनसे ये कहूंगा कि जब तक ये डाकू मौजूद है ना, अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत, अपनी दौलत को बाहर ही सेफ रखना, इधर नहीं आना, क्योंकि इन्होंने चूस लेना है जोंक की तरह तुम्हारा सारा पैसा, और इसी तरह इन्होंने यहां से बाहर ले जाना है, और बाहर इन्होंने ऑफशोर कंपनीज के जरिए बिलियनर्स और ट्रिलियनर्स हो जाना है। ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान फौज के ऊपर पूरी कौम इसलिए मुतफिक है कि अगर रियासत बचाने वाली है या रियासत से इस वक्त नबर्दाजमा है कि दुश्मनों से नबर्दाजमा है, तो वो ये जब हम तकाजा करते हैं तो ये लोग अजीब गुफ्तगू करना शुरू करते हैं। हम कहते हैं जी आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो, उस पर ये आते नहीं। 21वीं तरमीम में इन्होंने झूठ बोला। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना इन डाकुओं के होते हुए अपनी इज्जत, हुर्मत और दौलत को इनकी गोद में खुद फेंक देने के मुतरादिफ है, क्योंकि ये लूट लेंगे, नहीं तो अगवा करा लेंगे, नहीं तो किसी ना किसी तरीके से ये तालिबान से उठवा देंगे, फिर ये तोड़ पट्टी करवाएंगे। यही है सारे कल्परेट। आप देखिएगा हर दहशतगर्द के पीछे यही निकलेंगे। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि पीआईए के जब 2 मजदूर शहीद हुए थे इस पिछले प्रोटेस्ट में, तो पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी सब वहां मंजन बेच रहे थे अपने शोहदा का आके, और यही लोग इस पार्लियामेंट के अंदर पीआईए को वोट कर रहे थे उसको बेचने के लिए, ऑफशोर कंपनियों के हवाले करने के लिए। तो पार्लियामेंट के अंदर इनके चेहरे और हैं, अवाम के सामने और हैं, तकरीरें और हैं, गुफ्तगू और है। किसने इख्तिलाफी नोट रखा पीआईए को बेचने के ऊपर? तो अब जब पीआईए बिक गई तो इसका मतलब 39 इदारे भी बिकेंगे, और उसमें मजदूरों की खामोशी इस सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि उनकी मौजूदगी के अंदर ये पूरे इदारे बिके जिसको वो अपनी मां का दर्जा देते थे। पीटीसीएल के मजदूरों के साथ हुआ, आप देखिएगा। जी आबदी साहब, ये पीटीसीएल के मजदूरों का हमें याद है, आप जानते हैं वो 800 मिलियन भी नहीं आया। मगर एक सवाल मैं और से, कल से मैं प्रोग्राम इस 2 हफ्ते से कर रहे हैं हम, जाहिर है हमने इस इशू पे करना है। तो आज जो पीएम साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने तो कहा भाई सब अच्छा है, और ये सामने, और ये इस्तीफे बस्तीफे पे तो उन्होंने मजाक में बात उड़ा दी। यहाँ के जो हमारे एनालिस्ट आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि जाना ठहर गया, आज गए या कल। आपका इस पे क्या टेक है आबदी साहब? ये सिर्फ देखें, ये इनको मुकम्मल श्योरिटी मिली है। आपने मियां नवाज शरीफ के यहाँ से पिछले 2 दिन की बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, और अभी जो ये गुफ्तगू कर रहे थे इलाज कराने के बहाने, वो बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें। इनको पूरी श्योरिटी मिली है, इनके कंधे पे हाथ आ गया, क्योंकि आलमी ताकतें इनको गैर मुंतखब तरीके से जाली वोट डलवा के यहाँ पे पाकिस्तान में इनको बिठाया था। आलमी ताकतों की इनको पूरी पजीराई हासिल है। एक सूरत है इनके जाने की, और वो मैंने 2013 में बताई थी कि इनके अंगूठों के निशान चेक करा लें। ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक का फैसला महफूज है,
वो आ रहा है। आप वज़ीर आला कायम अली शाह के अंगूठों के निशान चेक हो चुके हैं, उस पर स्टे ऑर्डर दिया हुआ है आपकी हाई कोर्ट ने। तो अदालतों का इनको पूरा प्रोटेक्शन पीछे से हासिल है। इंसाफ के इदारे जब डाकुओं का तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू हो जाएं तो अनारकी की दलदल के अंदर मुल्क चले जाते हैं और मुल्क की सालमियत को खतरा होता है। ऐसी सूरत के अंदर पूरी आवाम एक अगर एजेंडे पे आ जाती है कि मियां नवाज शरीफ के अंगूठे चेक कराए जो 3 दिन में हो सकते हैं, उसी में फैसला हो जाएगा। अगर ये जायज़ हुक्मरान है तो 2018 तक इसको अज़ाब इलाही समझ के आप बरकरार रखें, फिर हम कुछ नहीं कहते। लेकिन अगर ये घुसपैठी हैं तो फिर इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, कौम के मुकद्दर के गलत फैसले करने के ऊपर, और इनकी सजा सिर्फ फांसी होनी चाहिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर पाकिस्तान में कौम इंसाफ चाहती है तो उसके लिए मिलिट्री कोर्ट वाहिद रास्ता है जहां से इंसाफ मिल सकता है। और हम भी इसी दुआ और इंतजार में कि अल्लाह ताला हमें इंसाफ का ये रास्ता तो फराहम कर दे जो आज से 1.5 साल कबल इस पार्लियामेंट में खुद इन सियासतदानों ने 21वीं तरमीम की सूरत में इस आइन का हिस्सा बनाया था, तो उसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बेशक प्रोडक्शन करते जाएं, आप बेशक प्रोडक्ट करें, आप इसको लेके आए एहतजाज की सूरत में सड़कों के ऊपर, कोई हासिल वसूल नहीं है आपका। अच्छा आबिदी साहब, अभी जो पीएम साहब ने बात की, मैं दोहरा दूं जरा, उनसे सवाल किया गया कि जनाब आप तो इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं और ऑफ शोर कंपनीज में पैसे बाहर ले जा रहे हैं, तो उनका कहना था कि 2 साल में आप देखेंगे कि क्या क्या आ जाएगा। तो ये क्या कहानी है, क्या आने वाला है 2 सालों में यहां पे आबिदी साहब? 46 अरब डॉलर जो चाइना से आने थे ना, उसमें तो 46 पैसे नहीं आए आज तक, क्योंकि इन्होंने टापी शुरू कर दी। टापी के ऊपर इनको बैरूनी कुव्वतों ने जो है 10 अरब डॉलर की जो है वो इंश्योरेंस कराई हुई है। 46 अरब डॉलर कहाँ, 10 अरब डॉलर कहाँ। इंडिया को ये इंडस्ट्रियल जाइंट बनाना चाह रहे हैं, चाइना को इन्होंने जो है पीठ पे छुरा मारा है मियाँ साहब ने आके। उसके अंदर पीपल्स पार्टी खुद टापी के अंदर सबसे ज़्यादा मुलविस नज़र आ रही है। बल्कि आप पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो उठाएं तो उसमें ना आपको गवादर मेगा सिटी नज़र आएगा, ना ईरान गैस पाइपलाइन नज़र आएगी आपको जो चाइना तक जानी थी। तो कोई पैसा नहीं आना, बस इन्हीं दरिंदों ने रहना है। और दरिंदे जो है जिस तरह PIA खा गए, 39 इदारे भी यही खा जाएंगे। आगे एक शेख खड़ा हुआ होगा, चुगा पहना हुआ सफेद, और पीछे सारे ये डाकू खड़े हुए होंगे और दबा के डकैती कर रहे होंगे। 800 अरब रुपए की चोरी के ऊपर जो आज तक FIR नहीं काट सकी ये FIA और NAB, ये लोग आके यहां पर पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। छोड़े मेरे भाई, पाकिस्तान में अल्लाह के बाद अगर कोई आसरा है वो फौज का है। अगर ये गुफ्तगू करो तो ये कहते हैं एजेंट है। अपनी पूरी सिक्योरिटी इन्होंने फौज के हवाले की हुई है। आप बिलावल हाउस में जाके देखें, आर्मी के बेहतरीन ट्रेंड लोग जिनको ऐवान सदर से रिटायर करवा के 100 से ज्यादा की तादाद के अंदर इन्होंने रखा हुआ है, जो कर्नल है, जो लेफ्टिनेंट है, खुद तो फौज की निगरानी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। हम अपनी हिफाजत के लिए मांगे तो हमें ये एजेंट कहते हैं। कमाल मुनाफिकत है। आखिरी मिनट है, मैं चाहूंगा कि आपका मैं टेक ले लूं। ये जो अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि वाकई उनकी बॉडी लैंग्वेज मुख्तलिफ नजर आ रही है जो यहां थी और जो अब हमें नजर आई, तो ये आशीर्वाद किस तरफ से है? कोई हमारे लीडर की तरफ से भी है या आलमी है आपके ख्याल में, जैसे आप फरमा रहे थे? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो उनकी हिमायत नजर आ गई PIA के प्राइवेटाइजेशन के बिल पे, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोज किया था, इसको मुस्तरद किया था, लेकिन फिर थूक के चाटा कौमी असेंबली के ज्वाइंट सेशन के अंदर। तो पीपल्स पार्टी तो पहले इनके साथ है। आलमी इदारों ने एक बार फिर फौज को कमजोर करने के लिए इन सियासी कुव्वतों के ऊपर पूरी ताकत लगा दी है, और यही अवाम जो है वो फिर इनकी वरगलाने में आएगी और इनके साथ खड़ी हो जाएगी। और उस दिन से डरें ये लोग। मैं इन तमाम सियासतदानों को बता दूं कि जो आने वाले खतरात हैं वो दाश के हैं। ये फौज को कमजोर नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये दाश को मजबूत कर रहे हैं फौज के मुकाबले में। और पाकिस्तान जो है उसकी सलामती के लिए संगीन खतरात होंगे। ये अपनी गलतियों पे बहुत शुक्रिया फैसल रज़ा आबिदी साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। फौज ही बहुत शुक्रिया आबिदी साहब। नाज़रीन, आपने देखा बहुत वोकल और एक मोहकम राय देते हैं। हमने उनकी राय आपके सामने रखी। सच गलत का फैसला तो आप करेंगे, मगर सवाल हम यही आखिर में रखते हैं और यहीं पे प्रोग्राम क्लोज करते हैं कि हमारे सवाल ये हैं कि 200 मिलियन लोगों की ज़िंदगी में कोई निजात का रास्ता है या नहीं, कोई अच्छा दिन तुलू होना है या नहीं। इसी काविश में और कोशिश में हम ये प्रोग्राम भी करें। मगर आप देखते रहिए चैनल 24 बजे। इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।